हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 के केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक चैप्टर 1, 2 और 3 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को देख लीजिए। और सबसे पहली बात कि शुरू के 3 वीडियो जो हैं आपके केमिस्ट्री का बेसिक है, उसको तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है यदि आप केमिस्ट्री में अच्छा जानकारी रखना चाहते हैं और बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो वो 3 वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अभी तक यदि टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 अभी इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में हम लोग खत्म किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो फटाफट कॉपी और कलम लेकर आप तैयार हो जाइए और चैप्टर नंबर 4 डाल लीजिए, कार्बन एवं उसके यौगिक। इतनी बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज तक यूट्यूब पर या फिर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ा होगा। तो इतना बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे इनका हमको पता चला। ठीक है, कैसे कैसे कार्बन का हमको पता चला, बिल्कुल शुरू से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, तो मैं पूरा वादा करता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर हमेशा प्रीमियर देखने का प्रयास कीजिए शाम 5:15 पर, और साथ के साथ नोट करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिक के साथ। तो ठीक है, चलिए हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका से पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों को। तो इसमें पहला नंबर आप हेडिंग डालिए, पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पदार्थ के बारे में तो हम लोग इससे जस्ट पहले चैप्टर में पढ़े हैं, अब इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से पदार्थ का वर्गीकरण करने वाले हैं, जो शुरू में कार्बनिक यौगिक के लिए पदार्थ का वर्गीकरण किया गया था, उस हिसाब से हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अब बस वीडियो में आप प्रीमियर वीडियो देखा कीजिए और इसमें इस लेक्चर में आप बस लास्ट तक रहिएगा। आपको इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है ना कि आप हमेशा आप इस प्यारे से चैनल पर आने का आप मतलब कि इसके अलावा आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं। तो बस आप लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ आधे घंटा के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग बना लीजिए इसको और एक बार हमको सुन लीजिए। ओके, चलिए। तो पहला नंबर आप हेडिंग लगाइएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए क्या होगा, कार्बनिक यौगिक कैसे कैसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, मतलब कि कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ कह सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण किया था निकोलस लेमरी नाम के वैज्ञानिक ने। किसने किया था? निकोलस लेमरी। ठीक है, सबसे पहले निकोलस लेमरी नाम के वैज्ञानिक ने किया था, लगभग ये सन 1675 ईस्वी में किया था। ठीक है, निकोलस लेमरी ने पदार्थ को सन 1675 ईस्वी में 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से भाग थे? पहला नंबर आपका था जंतु पदार्थ। दूसरा नंबर आपका था वनस्पति पदार्थ। ठीक,
और तीसरा नंबर आपका था खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। ठीक है, बहुत ही हम लोग शुरू की बातें जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो निकोलस लेमरी ने क्या किया था, सन 1675 में पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और खनिज पदार्थ। उसने कहा कि वे पदार्थ जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं जंतु पदार्थ कहलाते हैं, जैसे में उसने कहा यूरिया, यूरिया। ठीक है, जंतु पदार्थ। वनस्पति पदार्थ में उसने कहा कि वे पदार्थ जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं, वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में उसने कहा गोंद, जो भैया आप अपने कॉपी किताब को, फटे हुए कॉपी किताब को मरम्मत करने में यानी कि चिपकाने में करते हैं, गोंद। रबर, रबर का यूज तो बहुत ही है। ठीक है, रबर का यूज तो बहुत ही है, छोटे बच्चे मिटावना मिटाने में, जो जिसको मिटावना बोलते हैं। आपका साइकिल का टायर, गाड़ियों का टायर, सभी रबर का ही होता है। खनिज पदार्थ में निकोलस लेमरी बताया कि वे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जितने भी सारे पदार्थ खोदकर पृथ्वी से निकाले जाएं वो सारे के सारे खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोहा, सोना, ये सोना हो गया, लोहा हो गया, ये चांदी हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये कॉपर हो गया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा, मतलब कि इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ हैं। क्या बात समझ में आया? सबसे पहले पदार्थ को कैसे वर्गीकरण किया गया था, सन 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी ने पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला नंबर जंतु पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा खनिज पदार्थ। जंतु पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जंतु पदार्थ कहलाते हैं, जैसे यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, ये वनस्पति पदार्थ, वे पदार्थ जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, गोंद इत्यादि। जहाँ खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह से खोदकर निकाले जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, हाँ। तो इतना आपको तो बात समझ में आ गई होगी शुरू में पदार्थों को कैसे बांटा गया। कुछ समय बाद ऐसे पदार्थ हमको मिले जो पेड़ पौधे से भी प्राप्त हो रहे थे और जीव जंतुओं द्वारा भी प्राप्त हो रहे थे। मतलब कि जीव जंतु जैसे हम लोग, पेड़ पौधे जैसे जानते हैं, आम का वृक्ष, ये दुनिया भर का जितना सारा वृक्ष है, ठीक, तो इनसे भी प्राप्त हो रहा था। तो कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से प्राप्त हो रहे थे। अब इनको किस श्रेणी में रखा जाए, भैया निकोलस लेमरी कहा था जो जंतु द्वारा प्राप्त होंगे उसके जंतु पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, जो वनस्पति द्वारा प्राप्त होते हैं उसे वनस्पति पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। तो अब कुछ समय बाद ऐसे पदार्थ मिले जो जीव जंतुओं द्वारा भी प्राप्त हो रहे थे और वनस्पतियों द्वारा भी प्राप्त हो रहे थे। अब इसको किस श्रेणी में रखा जाए, तो इसको अब किस श्रेणी में रखा जाए, इसको लेकर वैज्ञानिकों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। अब क्या किया जाए, इसको निर्णय लेना बहुत ही कठिनाई था, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि अब हम पदार्थों को 3 वर्गों में नहीं बांटेंगे, इन दोनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को एक नाम देंगे और ये खनिज पदार्थ है इसका एक नाम देंगे। अब पदार्थ को 2 वर्गों में बांटेंगे। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो जंतुओं द्वारा और पेड़ पौधों द्वारा दोनों से प्राप्त हो रहे थे। तो अब इनको किस श्रेणी में रखा जाए, ये निर्णय लेना कठिन था। तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि अब इन दोनों से प्राप्त होने वाले को एक श्रेणी में और इसको अलग श्रेणी में रखा जाए। तो इस तरह से वैज्ञानिक ने पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा। क्या बात समझ में आया, ये 3 आपको बात समझ में आ गया। अब पदार्थ को 2 वर्गों में कैसे बांटा गया ये भी बात समझ में आ गया आपको ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहीं के यहीं याद होने वाला है। ठीक है, हम क्लास के क्लास आपको याद करा कर ही भेजेंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग प्रीमियर आकर वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, डेली बाय डेली 5-15 पर आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है। और जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि आपको जल्द ही मैथ की क्लास आने वाली है, तो हाँ भाई 3-4 दिन में आपकी मैथ की क्लास भी
आपको प्रीमियर मिलेगी, उसकी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इतने इस टाइम पर आपको प्रीमियर मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी उसका हम लोग अभी आपके सर जी को हम बुला रहे हैं जल्दी, तो जल्द से जल्द आपको जितना हो सके आपको जल्दी से जल्द ही 3-4 दिन में आपका वीडियो प्रीमियर मिलने लगेंगी आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए तो इसको मिटाएं। ठीक, हाँ, तो चलिए अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन सा वर्ग बताया? एक था कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा था कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा था अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इस तरह से कार्बनिक पदार्थ आया, और हम लोग को कार्बनिक यौगिक पढ़ना है ना। तो आपको तो अब समझ में आया होगा ना कि हम क्यों बिल्कुल जीरो लेवल पर गए। इसी को समझाने के लिए कार्बनिक पदार्थ का उत्पन्न कैसे, मतलब कार्बनिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। ठीक है, कैसे इसका कार्बनिक पदार्थ का नाम रखा गया, समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 वर्गों में बांट दिया, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसे कहा गया? वे पदार्थ जो जीव जंतु और वनस्पतियों द्वारा दोनों से प्राप्त होते हैं, उसे कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे हम लोग? कि वे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह से खोद कर निकाले जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, यानी खनिज पदार्थ इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे खनिज पदार्थ। समझ में आया बात कि नहीं? तो यहां से कार्बनिक पदार्थों को परिभाषित किया गया कि वे पदार्थ जो जीव जंतु एवं वनस्पतियों दोनों द्वारा प्राप्त होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। केवल जीव जंतु द्वारा प्राप्त हुआ तो भी कार्बनिक, केवल वनस्पति द्वारा प्राप्त हुआ तो भी कार्बनिक, अगर दोनों द्वारा प्राप्त होंगे तो वो हो जाएंगे कार्बनिक। समझ में आया ना? ओके, तो दोनों द्वारा कौन प्राप्त होते हैं? एक तो होता है यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोस। ठीक है, ये सब क्या है? जीव जंतु एवं वनस्पति दोनों द्वारा प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक है, और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह से खोद कर निकाले जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ये परिभाषा वैज्ञानिकों ने उस समय दिया था। आई बात समझ में? क्या हुआ? निकोलस लेमर ने 3 भाग में बांटे थे पदार्थों को, तो कुछ समय बाद ऐसे भी पदार्थ मिले जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों द्वारा प्राप्त हो रहे थे। अब उनको किस श्रेणी में रखा जाए, इसका निर्णय लेना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो वैज्ञानिक अपना निष्कर्ष निकाले कि अब 2 वर्गों में बांटे हैं कार्बनिक ये पदार्थों को, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक में उन पदार्थों को रखेंगे जिसमें जो जीव जंतु और वनस्पति द्वारा प्राप्त होंगे, अकार्बनिक में उनको रखेंगे जो खनिज द्वारा प्राप्त होंगे। समझ में आ गई सब कुछ बात ना? चलिए, तो ये था प्रारंभिक परिभाषा कार्बनिक और अकार्बनिक का। अब हम लोग देखने वाले आधुनिक परिभाषा कार्बनिक और अकार्बनिक का। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक का अब हम लोग आधुनिक परिभाषा देखने वाले हैं। तो इसको पहले मिटाया जाए और जल्दी से आप हेडिंग लगा लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का आधुनिक परिभाषा। ठीक है, हाँ, तो हेडिंग लगा लीजिए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का आधुनिक परिभाषा। आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान युग। ठीक है, परिभाषा वर्तमान युग में इसका परिभाषा क्या मिला, आइए हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा गया। कार्बनिक यौगिक, हेडिंग लगा लीजिए, कार्बनिक यौगिक में की आधुनिक परिभाषा में कार्बनिक यौगिक, हेडिंग लगाकर इसमें लिखेंगे हम लोग। देखिए इसमें कहा गया कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। कार्बन का संकेत हम लोग जानते हैं C। ठीक है,
ये कार्बन का संकेत है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होंगे कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे ये हमने शर्ट पहना है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कैसे हमको पता चला? अगर हम इसको जलाएंगे तो ये काला हो जाएगा, इसका जो जलाने के बाद जो भी प्राप्त होगा हमको काला प्राप्त होगा ना। तो कुछ भी पदार्थ हो, कैसा भी पदार्थ हो, अगर उसको जलाएं तो अगर काला हो जाता है तो वो कार्बनिक पदार्थ है, अगर नहीं होता है तो वह अकार्बनिक पदार्थ है। अगर काला होता है तो समझ जाएंगे कि उसमें कार्बन है, अगर नहीं होता है तो समझ जाएंगे कि उसमें कार्बन नहीं है। समझ में आया ना? चलिए तो देखिए कार्बनिक यौगिक में कौन कौन आ जाएंगे एग्जाम्पल में। ये हमारा कपड़ा, जितने भी सारे हमारा खाने का भोजन है, सभी भोजन, लकड़ी, दुनिया भर के प्लास्टिक, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इसको जलाएंगे तो आप क्या होंगे? क्या मिलेंगे? कार्बन। इसके साथ साथ आप देखेंगे मेथेन CH4, एथेन C2H6, ठीक है, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, आप जितना चाहें उतना जंजाल बना लेंगे, बस बी पेशेंस रखिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते जब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आएगा, जैसे 2 या 3 लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में हमको लग रहा आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग कार्बनिक यौगिक का या UPSC नाम पढ़ेंगे तो 2 या 3 लेक्चर में हम लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इतने बढ़िया से हम लोग कार्बनिक यौगिक का UPSC नाम पढ़ लेंगे कि आप खुद से जंजाल कार्बनों का बनाकर आप खुद से उसका UPSC नाम लिखेंगे। आपको हम टीचर बनाकर छोड़ेंगे, मास्टर बन जाएंगे आप, ठीक है। हाँ चलिए, तो इतना तक आपको मैं सिखाने वाला हूँ, कहीं आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो बी पेशेंस रखिए, ठीक ना। चलिए तो कार्बनिक यौगिक का परिभाषा आप जान गए कि वे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में जितना मैं बताया। अकार्बनिक पदार्थ में आप हेडिंग लगा लीजिए और लिख लीजिएगा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, देखिए अकार्बनिक पदार्थ में या अकार्बनिक यौगिक में आप लिख सकते हैं कि वे यौगिक या वे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं अकार्बनिक पदार्थ का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट हम बोल रहे हैं, अगर आप हेडिंग नहीं लगाए हैं तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होते हुए भी वो अकार्बनिक होते हैं। जैसे आपको देखा जाए नोट पॉइंट, नोट पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होते हुए भी अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपको पहला नंबर बताया जाए तो एक होता है CO, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा होता है आपका CO3, कार्बोनेट। चौथा होता है आपका HCO3, बाइकार्बोनेट। और पांचवा होता है आपका साइनाइड CN। ये 5 कहीं भी आपको दिख जाएं, ये 5 कहीं भी आपको दिख जाएं, आप समझ लीजिएगा कि वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे मैंने कहा Na2CO3, ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक? तो इसमें क्या है? CO3, तो ये क्या है? अकार्बनिक। समझ में आया क्या? इसमें कार्बन है ना, C है ना, फिर भी हम इसको अकार्बनिक कहेंगे क्योंकि इसमें CO3 है। तो ये 5 आप याद रख लीजिएगा। इन 5 को छोड़कर शेष सभी जहां भी कार्बन होगा वो अकार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है। इन 5 को छोड़कर अगर शेष कहीं भी कार्बन होगा तो वो कार्बनिक यौगिक होगा। अगर ये 5 में से कोई एक भी आ जाए तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। जैसे मैंने कहा CaCO3, ये क्या है? इसमें CO3 है इसलिए यह अकार्बनिक है। अगर मैंने लिख दिया CH3, क्या इसमें इनमें से कोई है क्या? नहीं ना, तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। समझ में आया क्या? आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हेडिंग लगाएंगे अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक पदार्थ। कहेंगे कि वे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में खूब बढ़िया से विस्तार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक के बाद अब
हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत पर चलते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ लेते हैं। अब हम लोग का चैप्टर सोचिए अब स्टार्ट हो गया, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए जैव शक्ति सिद्धांत। हाँ, तो चलिए हेडिंग लगाइए जैव शक्ति सिद्धांत। अब हम लोग चैप्टर में अब प्रवेश कर चुके हैं, जैव शक्ति सिद्धांत। अब तक तो हम लोग कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, समझिए बेसिक नॉलेज था। ठीक है, जो जानना बहुत जरूरी था, और आपको इतना बढ़िया से मैंने जानकारी दे दिया कि आप अगर ये कहीं पूछेंगे किसी टीचर से ना अपने स्कूलों में, तो पक्का बता रहे हैं घबरा जाएंगे। समझ में आया ना, जान जाएंगे कि आपको जानकारी है केमिस्ट्री का। ओके, तो चलिए, हाँ, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, इसको आइए हम लोग जानते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1815 ईस्वी में, ठीक है, सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत दिया जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको भी समझने वाले हैं। पहले इतना आप जान जाइए कि सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आना। अब जैव शक्ति सिद्धांत क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। इन्होंने कहा था, बर्जीलियस ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक, आपका जो कार्बनिक यौगिक है ना, यौगिक, इनका निर्माण पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में होता है। किसमें? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में होता है। जीव जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा, वो भी निर्माण होता है, वो भी किसके कारण? दैवीय शक्ति के कारण। किसके कारण? दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति का मतलब, दैवीय का मतलब देवताओं की शक्ति के कारण होता है। ठीक है, दैवीय शक्ति के कारण ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में दैवीय शक्ति के कारण होता है। किसने कहा था? बर्जीलियस ने। अब दैवीय शक्ति के कारण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जैव शक्ति सिद्धांत। समझ में? फिर से देखिए, लिखेंगे कैसे एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, कार्बनिक यौगिक, देखिए सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, कामा इसे देंगे। अब पहले तो लिखेंगे, इसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार, फिर उसके बाद कामा देंगे। अब इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार लिखकर कामा देंगे और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे हम लोग कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण बाहर प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए पहले कामा देंगे और इन्वर्टेड कामा देंगे, और इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा दैवीय शक्ति के कारण होता है। इसका निर्माण बाहर प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। और उसके बाद इतना लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा बंद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? बस यही बात बर्जीलियस ने कहा था। फिर से एक बार सुन लीजिए, बर्जीलियस ने क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा दैवीय शक्ति के कारण होता है, बाहर इसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं जैसे बोला हूं। ओके, और दूसरी बात कि पीडीएफ भी आपको मिलेगी, बट थोड़ा समय लगेगा आपको पीडीएफ के लिए। ठीक है, समझ में आया ना? तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्लास
नोट डाउन किया कीजिएगा परिभाषा। ओके, चलिए अब देखिए कुछ समय बाद लगभग 1828 ईस्वी, ठीक है, 13 साल बाद, कितने साल बाद, 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद बर्जिलियस का ही एक शिष्य था वोलर, ऐसे हाँ आइस में वोलर, बर्जिलियस का ही एक शिष्य था वोलर ने 13 साल बाद यानी कि 1828 ईस्वी में क्या किया ना कि इस बर्जिलियस के सिद्धांत का अंत कर दिया। क्या कर दिया? बर्जिलियस का सिद्धांत का अंत कर दिया। कैसे अंत कर दिया कि बर्जिलियस ने कहा था कि केवल और केवल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, बाहर प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। और वोलर क्या किए कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण बाहर प्रयोगशाला में कर दिए। ये कहें कि नहीं होगा प्रयोगशाला में, ये कर दिए, कर दिखाएं, तो इनका सिद्धांत तो वहीं से क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ठीक है, इसलिए एक और आपका हेडिंग आ जाता है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। तो आप हेडिंग लगा लीजिए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ठीक, इसको मिटाया जाए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, का अंत। ठीक, चलिए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ? तो बर्जिलियस का शिष्य वोलर ने सन 1828 ईस्वी में ना, सन 1828 ईस्वी में क्या किया कि अपने प्रयोगशाला में हाइड्रोजन साइनेट लिया, HCNO, हाइड्रोजन साइनेट, हाइड्रोजन साइनेट, ठीक, साइनेट। बर्जिलियस का शिष्य एक था वोलर, उसने अपने प्रयोगशाला में सन 1828 में हाइड्रोजन साइनेट लिया, इसको अमोनिया NH3 के साथ क्या किया, गर्म किया, अमोनिया के साथ गर्म किया और अमोनियम साइनेट प्राप्त किया। कैसे? यह हाइड्रोजन इस अमोनिया के साथ जुट गया तो NH4 हो गया ना, NH4 हो गया और CNO बचा, CNO, ये हो गया प्राप्त अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं अमोनियम। तो ये हो गया अमोनियम साइनेट, ठीक। अब अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ तो उसके मन में आया कि फिर से क्यों ना गर्म किया जाए, तो क्या किया, इसको पुनः फिर से उच्च ताप पर गर्म कर दिया। NH4CNO को पुनः क्या किया, उच्च ताप पर गर्म किया और जैसे ही गर्म किया तो NH2CO, NH2 प्राप्त हुआ, NH2 प्राप्त हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। अब आप बताइए यूरिया कार्बनिक है कि अकार्बनिक? तो आप बोलेंगे कि अभी अभी हम लोग देखे हैं सर जी, कार्बनिक यौगिक है यूरिया। अब बताइए प्रयोगशाला में वोलर ने यूरिया का निर्माण कर दिया और जैसे ही यूरिया का निर्माण कर दिया आपका जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया, जैव शक्ति सिद्धांत का खात्मा हो गया। समझ में बात आई ना? तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, बर्जिलियस ऐसे लिखेंगे, देखिए बर्जिलियस का शिष्य वोलर ने सन 1828 ईस्वी में अपने प्रयोगशाला में हाइड्रोजन साइनेट को अमोनिया के साथ गर्म करके अमोनियम साइनेट प्राप्त किया। पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ, खात्मा हुआ। आई बात समझ में ना? कितना आसान है कार्बनिक यौगिक, इसी आपको वीडियो लेक्चर से समझ में आ गया है ना। चलिए तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और सबके सबको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए तो आप डेली बाय डेली 5:15 शाम को यानी कि PM पर डेली बाय डेली प्रीमियर वीडियो देखने के लिए आ जाया कीजिए। और थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है, कभी कभी मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको प्रीमियर वीडियो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो एक आध दिन ऐसा हो जाता है, बट आपको ऐसा कभी नहीं होगा, बस एक आध दिन कभी हो सकता है। अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये अपने दिल पर न लीजिएगा कि क्लास नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। नहीं भैया, आपका रेगुलर क्लास चलेगा, बस थोड़ी सी कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो आप डेली बाय डेली 5:15 शाम को केमिस्ट्री पढ़ने आ जाया कीजिए अपने से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग इसी जैव शक्ति सिद्धांत का अंत से अपने लेक्चर को अंत करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।